अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम लेक्चर में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे इसी से बात चलनी है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने देखा था कि वो रिएक्शन जो कि दो साइड में मूव करता है, एक फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, उसको क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी उसमें दो काम होते हैं, एक तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम नाम दिया था फॉरवर्ड रिएक्शन का। और दूसरा जो प्रोडक्ट बना ना वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट्स में, तो उसको हमने नाम दिया था रिवर्स का। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप इसको डबल एरो के साथ लिखते हैं और उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वो कहता है इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स द रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। शुरू में जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं ना, प्रोडक्ट तो मौजूद ही नहीं होते। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में नहीं जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट अभी कोई बने नहीं है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन। After some time, when enough concentration of the product are built up, they react to give back the reactants in the reverse direction. तो जब कुछ देर टाइम गुजर जाता है, कुछ देर के बाद जो प्रोडक्ट होती हैं वो फिर दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं रिएक्टेंट्स में, क्योंकि अब कुछ प्रोडक्ट्स बन गई हैं तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी? रिएक्टेंट्स में। यानी रिवर्स रिएक्शन भी साथ शुरू हो जाता है। तो अब दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? डबल एरो के साथ। और इसका मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी अब इसमें फॉरवर्ड भी चल रहा है और रिवर्स भी चल रहा है। द रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग इन बोथ डायरेक्शंस अंटिल द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कहता अब दोनों रिएक्शन चल रहे हैं, फॉरवर्ड भी चल रहा है और रिवर्स भी चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलते रहेंगे? जब तक इन दोनों की स्पीड बराबर ना हो जाए। रेट का मतलब है यहाँ पे स्पीड ना इनकी इक्वल हो जाए, जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। In other words, the number of the reactants molecules which will disappear as a result of forward reaction becomes equal to the number of reactants which will form as a result of the reverse reaction. कहते हैं एक्चुअल में अब इसको इस तरह समझें कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके बना रहे थे प्रोडक्ट, उसको हमने फॉरवर्ड का नाम दिया। अब रिएक्टेंट यहाँ पे कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो उल्ट काम होगा, जो प्रोडक्ट होंगे वो कम होंगे और रिएक्टेंट क्या होंगे? बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये तब तक होगा जब इन दोनों की स्पीड क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक दफ़ा इसको ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है दो रिएक्शन, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। और फॉरवर्ड शुरू में ज़्यादा होता है और रिवर्स शुरू में कम होता है, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे रिएक्शन का टाइम गुजरता जाता है तो रिवर्स रिएक्शन भी ज़्यादा होता जाता है। तो एक स्टेज आती है जब इन दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। कहता है एट दिस स्टेज द रिएक्शन इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये जो स्टेट आई है ना, ये जो स्टेज पहुंची है जहाँ पे दोनों की स्पीड बराबर हो गई है, तो उस स्टेट को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। इट अपीयर्स एफ इज नथिंग इज गोइंग ऑन द रिएक्शन वेसल एज द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डू नॉट अंडरगो एट एनी चेंज एट दिस स्टेज। अब इसको ना आप एक मिसाल से भी समझ लें। मसलन एक क्लास में ना 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उस क्लास के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे से स्टूडेंट अंदर आ सकते हैं और एक दरवाजे से स्टूडेंट क्लास से बाहर जा सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि 10 स्टूडेंट बैठे हैं, एक स्टूडेंट एंटर होता है और दूसरा स्टूडेंट साथ ही दूसरे दरवाजे से लीव कर जाता है। अब क्लास के अंदर तादाद में फ़र्क कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि एक एंटर हो रहा है साथ ही एक क्लास से निकल रहा है। तो जो एंटर हो रहा है उसकी तादाद जो बढ़ रही है वो एक निकलने से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोबारा से स्टूडेंट कितने रहेंगे? 10। बिल्कुल इसी तरह जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तकरीबन वो दिखने में हमें सेम लग रही है। Since the reaction does not cease at the state of equilibrium, rather it keeps on going in the both the directions, this state is called dynamic equilibrium. अब यहाँ पे रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन स्टिल हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड इस तरह से बराबर है कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि रिएक्शन गोया रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तो वो हो रहा है। तो इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रिमेन कॉन्स्टेंट एट इक्विलिब्रियम। कहता है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है, यानी वो कितनी अमाउंट में मौजूद है, वो तकरीबन सेम रहती है इक्विलिब्रियम की स्टेज पे। तो यहाँ से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेते हैं।
व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का। आगे उसने एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है, कहता है वास्ट डिपॉजिट ऑफ कोल आर अवेलेबल इन थार सीन, सीन के अंदर एक जगह है थार, उसमें कहता कोयले के काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट यानी कोयले का काफ़ी ज़खीरा वहाँ पे मौजूद है। दिस कोल कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अब इस कोयले से क्या बनाई जाती है, बिजली। व्हेन कोल इज़ मेड टू रिएक्ट विद स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 आर प्रोड्यूस, कहता है जब हम कोयले को कन्वर्ट करते हैं और उससे रिएक्शन के नतीजे में बनती है स्टीम, तो उसमें ये दो गैसेस भी बनती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दीज प्रोडक्ट्स दैन रिएक्ट बाय रिवर्सिबल मेटल कैटालिटिक मेथानेशन टू यील्ड मीथेन। अब ये जो दो गैसेस बनी है ना, कहता है ये आपस में रिएक्ट करके ना एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू कर देती हैं, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बनती है, मीथेन गैस बनती है। अब ये उसने रिएक्शन मेंशन कर दिए हैं कि कार्बन मतलब कोयला, कोयले का स्टीम के साथ रिएक्शन, और क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये दोनों गैसेस क्या करेंगी, आपस में रिएक्ट करेंगी, तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगी तो ये क्या बनाएंगे, मीथेन और वाटर। अब ये रिएक्शन कौन सा बन गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ में ना वो मेंशन करता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टू डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए अब टाइम कितना लगेगा, आधा घंटा लगेगा, चंद घंटे लगेंगे, या चंद सेकंड में डायनामिक इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। द टाइम अ रिएक्शन विल take to attain the state of dynamic chemical equilibrium depends upon the nature of the reaction and the condition at which the given reversible reaction is performed। कहता है टाइम डिसाइड होता है दो चीज़ों पे। नंबर 1 नेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन किस टाइप का है, उसकी नेचर क्या है। नंबर 2 द कंडीशंस एट विच द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड, कंडीशंस यानी कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके फिर टाइम डिसाइड होता है कि इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो कितने टाइम पे आएगा। फॉर अ डायनामिक इक्विलिब्रियम टू बी सेट अप द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये अभी हमने पढ़ा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम तब आता है जब रेट दोनों का सेम हो, उनकी दोनों की रफ्तार सेम हो जाए, फॉरवर्ड की और रिवर्स की। दिस डज नॉट हैपन इंस्टेंटली एंड फॉर एवरी स्लो रिएक्शन इट मे टेक, अब कहता है इसको टाइम लगता है, दोनों की रफ्तार को बराबर आने में वक्त लगता है, और जो रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आने तक साल भी लग सकते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहे हैं। अब उसने कुछ दो एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है बोथ द रेट्स ऑफ द फॉर्मेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया आर प्रैक्टिकली सेट एट अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब अमोनिया का जो रिएक्शन है जिसमें अमोनिया बनती है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया, तो कहता है वो जो रिएक्शन है ना उस रिएक्शन को हम करते हैं 400 डिग्री टेम्परेचर पे, और उसमें कैटलिस्ट में मौजूद होता है जो कि इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। दिस रिएक्शन विल रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट विद इन मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें एक तो टेम्परेचर भी सूटेबल है और दूसरा इसमें कैटलिस्ट भी है, तो इसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल चंद मिनट्स के अंदर ही आ जाता है। एग्जाम्पल 2 द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रीच टेक्स 4 to 5 सेकेंड टू रीच एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब नीचे उसने जो रिएक्शन लिखा है उसमें आप देखिए वाटर ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, और ये रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में, यानी वाटर को ना हम ब्रेक कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में करंट पास करके। अब ये रिएक्शन का कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम फौरी आ जाता है, यानी जब रिएक्शन शुरू हुआ उसके 4 से 5 सेकंड में ही इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है। तो यहाँ पे हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन कैसा है। कुछ रिएक्शन में वो साल भी ले सकता है और कुछ रिएक्शन में वो चंद सेकंड में भी रीच कर सकता है। नेक्स्ट उसने 2 क्वेश्चन आपके मेंशन किए हैं। नंबर 1 है इलेबोरेट एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड बिटवीन द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। अब पानी की 3 स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस और एक होती है सॉलिड। अब इन तीनों फिजिकल स्टेट्स के अंदर भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद होता है हमारी नेचर में, तो कहता है आपने उसको एग्जांपल से बताना है। अ गुड एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द वाटर साइकिल। का डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो बेस्ट एग्जांपल है वो वाटर साइकिल है। इन नेचर वाटर कॉन्टीन्यूसली इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन, लेक्स एंड रिवर्स टू फॉर्म वेपर्स। हमारे इर्द गिर्द जो
पानी के ज़खायर हैं, जैसे समंदर है, दरिया है, नहरें हैं, इसके अलावा झीलें हैं, सब में पानी होता है जो कि एवेपोरेट करता रहता है। एट द सेम टाइम वाटर वेपर्स कंडेंस इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स एंड इवेंचुअली फॉल बैक एज रेन। अब वो पानी के बुखारात बन रहे हैं, वो फ़िज़ा में जा रहे हैं, बिल्कुल उसी दौरान फ़िज़ा में जाके ना वो बादल की फॉर्म में जमा होते हैं और बादलों से वो बारिश की फॉर्म में दोबारा ज़मीन पे आ जाते हैं। तो ये हमारी नेचर में क्या चल रहा है, इक्विलिब्रियम चल रहा है। बोथ द प्रोसेसेस कीप हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड मेंटेन अ नेचुरल बैलेंस। अब ये दोनों जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, पहला प्रोसेस जिसमें पानी बुखारात बन रहा है और दूसरा प्रोसेस जिसमें पानी वापस बारिश की फॉर्म में आ रहा है ज़मीन पे, तो ये दोनों सेम टाइम पे होते हैं, मेंटेन अ नेचुरल बैलेंस, और इनमें एक बैलेंस भी मौजूद है। तो दिस इज़ अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल आप देखें, ओशंस हैं, ओशन से पानी वेपोरेट हो रहा है, फ़िज़ा में जा रहा है, वहाँ पे जाके वो क्लाउड्स बना रहा है, क्लाउड्स में फिर वो बन के बारिश की फॉर्म में नीचे आ रहा है। तो ये एक पूरी साइकिल चल रही है और इसमें क्या मौजूद है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये गैस है जिसका फार्मूला है डाई नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के एटम्स, और टेट्रा ऑक्साइड का मतलब है 4 ऑक्सीजन के एटम्स, यानी N2O4। इसका कलरलेस गैस, इसका कोई कलर नहीं होता। इट स्लोली चेंजेस टू ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है अगर इसको हम 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, NO2 में, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और इस गैस का कलर होता है ब्राउन। Predict how the color of the mixture will change if N2O4 is kept in a sealed flask at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता अगर ये दोनों गैसेज इकट्ठी मौजूद हों, NO2 भी हो, N2O4 भी हो, एक सील्ड फ्लास्क में, उसमें से कोई चीज़ बाहर ना निकल सके, और टेम्परेचर भी कितना हो 100, तो आपने बताना है कि जो उस मिक्सचर का कलर क्या होगा। अब ये उसने रिएक्शन दे दिया N2O4 और NO2। When N2O4 is kept in a sealed flask at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कहता है अगर हम N2O4 को एक सील्ड फ्लास्क में, ऐसा फ्लास्क जिसमें कोई चीज़ बाहर ना निकल सकती हो, वो सील्ड हो, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे ना, इट विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू NO2। तो ये N2O4 किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, NO2 में, विच इज़ अ ब्राउन गैस, और NO2 का कलर क्या है, ब्राउन। एट फर्स्ट द फ्लास्क इज़ कलरलेस बिकॉज ऑफ N2O4। अब शुरू में जब रिएक्शन शुरू हुआ तो सिर्फ क्या मौजूद थी, N2O4, और इसका कलर कोई भी नहीं था, तो फ्लास्क में कलर क्या होगा, कोई भी नहीं होगा। एज NO2 फॉर्म्स द ब्राउन कलर विल स्टार्ट अपीयरिंग। अब कुछ देर के बाद NO2 बनना शुरू हो जाएगी, तो NO2 का कलर क्या था, ब्राउन, तो फ्लास्क में भी हमें क्या कलर दिखेगा, ब्राउन कलर। आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन विल रीच डायनामिक इक्विलिब्रियम वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल। अब जब टाइम गुजरता जाएगा तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी जितनी रफ्तार इसकी होगी कन्वर्ट होने की, उतनी ही रफ्तार इसकी भी हो जाएगी कन्वर्ट होने की। तो इस स्टेट पे क्या निकल आएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। द ब्राउन कलर विल रिमेन कॉन्स्टेंट आफ्टर दैट। अब इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों की रफ्तार बराबर हो गई है, तो इसका मतलब इसमें N2O4 भी मौजूद है फ्लास्क में और NO2 भी मौजूद है, और NO2 का कलर होता है ब्राउन, जबकि N2O4 का कलर क्या होता है, कोई कलर नहीं है, तो हमें फ्लास्क का कलर क्या दिखेगा, ब्राउन। दिस शोज दैट बोथ N2O4 एंड NO2 आर प्रेजेंट इन द फ्लास्क इन द बैलेंस्ड अमाउंट। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों गैसेस फ्लास्क में मौजूद होंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।